नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रही हैं दैनिक भरोसा। आज हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक खास शख्सियत जिन्हें किसी परिचय के जो कि मोहताज नहीं है, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और साथ ही साथ पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान हैं। तो चलिए आज उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए साथ ही समाज सेवा के लिए क्या कुछ किया। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी पंजाबी बिरादरी के लिए, समाज सेवा के लिए क्या कुछ कार्य किया। पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार। पंजाबी बिरादरी महासंगठन मात्र 18 महीने पुराना बच्चा है। छोटा सा एक हमने प्रयास शुरू किया था। कुछ एक लाइक माइंडेड लोगों ने बैठ करके निर्णय किया कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए। जब हम कहते हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन, इसका मतलब है कि इसके अंदर 17 बिरादरी हैं। पंजाबियों की 17 बिरादरी के समूह को कहते हैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन। एक अल्प कहते हैं छोटा सा प्रयास था और वो प्रयास इतना बड़ा रूप लेगा, वो मुझे भी अचंभा हो रहा है कि मात्र 1.5 साल के अंदर 14,000 सदस्य ऑन रिकॉर्ड हमारे बन चुके हैं। आजकल हम ऐप के माध्यम से, और इसमें कोई भी मेंबरशिप फ़ी नहीं है, आजकल हम ऐप के माध्यम से मेंबरशिप बना रहे हैं। और इस दौरान हमने लगभग 1.5 साल के अंदर 85 सामाजिक प्रोजेक्ट किए हैं। इसमें आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, और जो हमारे सामाजिक परिकल्प है, इसमें कोई जाति, कोई वर्ग का भेद नहीं है। ये मात्र पंजाबियों के लिए नहीं है। संगठन का नाम ज़रूर पंजाबी बिरादरी महासंगठन है, लेकिन इसमें हर वर्ग के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एक शव वाहन दी, एम्बुलेंस शमशान घाट में। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो इवन अपने सगे संबंधियों की लाश को लाने में असमर्थ है, वो हमने वहाँ शमशान घाट में दी है। लगभग 15 दिन पूर्व हमने 2 डिस्पेंसरी का श्री गणेश किया। एक डिस्पेंसरी हमारे स्वर्गीय चौधरी धर्मवीर गाबा, जो हमारे पंजाबी समुदाय से थे और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके नाम को हमने समर्पित की है। और एक हमने डिस्पेंसरी गंगागिरी कुटिया बसई रोड पे, जो ये है डेरेवाल भवन प्रताप नगर में, और दूसरी गंगागिरी कुटिया में प्रारंभ किया है। और उसी दिन ही हमने एक एम्बुलेंस भी समाज को समर्पित की है। ये सुविधाएँ सारी फ्री हैं। जहाँ तक डिस्पेंसरी का सवाल है, मात्र 20 रुपये में डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड मेडिसिन सब फ्री है। एम्बुलेंस सर्विस बिल्कुल फ्री है। अभी 3 दिन पहले हमारे अपने पदाधिकारी, एक वरिष्ठ जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना नंबर दे रखा है। रात को 2 बजे किसी रोगी को ज़रूरत थी, वो उठे, बाकायदा उन्होंने ड्राइवर को जगाया और एम्बुलेंस की, जिसके कारण उस व्यक्ति को सुविधा मिल चुकी। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, वो है सरकार के माध्यम से पंजाबी बिरादरी के नाम ज़मीन लेना और उसके ऊपर पंजाबी भवन बनाना। ये मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। चलिए सर, ये तो बात हुई आपकी समाज सेवा को लेकर के। जैसा कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो आप फरीदाबाद और गुरुग्राम को, जो बिज़नेस जगत है, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा कि फरीदाबाद गुरुग्राम का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। वजह यह है कि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ मेनली ट्रैक्टर इंडस्ट्री है। गुरुग्राम जो है वो 500 फॉर्चून कंपनी की में से 50%, 250 फॉर्चून कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम इज़ नोन फॉर दी आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पर आईटी का काफ़ी प्रभाव है, तो इसलिए वो तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, लगभग 50% पूरे हरियाणा का राजस्व मात्र गुरुग्राम से आता है। तो यहाँ का और फरीदाबाद का कोई तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। और यहाँ पर हर प्रांत का कोई ना कोई बच्चा, युवा यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी में या आईटी इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्री में काम करता है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या आगामी चुनावों को लेकर के कोई तैयारी है? ऐसा है कि एक बड़ी 2 सुंदर लाइनें मैंने स्वयं लिखी थी। श्रमिक हूँ, श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। हम एक फ़ौजी की तरह है। मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो हम फौजी की तरह तैयार रहते हैं। तो मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है। अगर संगठन चाहेगा, मेरी अपनी कोई तैयारी नहीं है, मैं संगठन का एक समर्पित सिपाही हूँ। अगर संगठन चाहेगा कि हाँ, बोधरा सीकरी को इस पद के लिए चुनाव में जाना है, तो मेरी तैयारी 24/7 है। लेकिन मेरी अपनी तैयारी नहीं है, मेरी पूरी तैयारी डिपेंडेंट है संगठन के ऊपर।
तो हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं अगर आपको संगठन कहती है तो। मैंने बताया फौजी तो 24/7 तैयार रहता है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फायर ब्रिगेड वाले तैयार रहते हैं, अब जैसे मैंने आपको एम्बुलेंस का उदाहरण दिया, तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। सर, समाज सेवा की बात करें तो कोविड टाइम में आपने किस तरह के कार्य करवाए थे? बड़ा दर्दनाक समय था, क्योंकि मैं औषध उद्योग से आता हूँ, तो मन में प्रेरणा थी कि भाई उन दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी गरीब परिवारों के राशन की। हमने कोशिश किया, हम 4-5 मित्रों ने मिलकर के जितने भी हमारी लेबर कॉलोनी है पूरे गुड़गांव में, निरंतर कई दिनों तक राशन की किट, ताकि यदि व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल जाए, क्योंकि रोज़गार था नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा काम हमने ये किया। दूसरा, मैंने लगभग 80 लाख रुपए की दवाइयाँ अपने औषध उद्योग के मित्रों से एकत्र करके हरियाणा सरकार को दी, क्योंकि उन दिनों में कुछ एक दवाइयों की शॉर्टेज थी। तीसरा, मन में था कि ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी। हमने आइसोलेशन सेंटर बनाया गुरुग्राम के अंदर, लगभग 75 बेड का। वहाँ पर फ्री मुहैया कराई सुविधाएं सारी, डॉक्टर भी थे, नर्सेज भी थी। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। मार्केट के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत 3,500-4 हज़ार रुपये थी, वो 20-20 हज़ार रुपये में ब्लैक में मिल रहा था। तो मैंने अपने औषध उद्योग के मित्रों से प्रार्थना की, उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। पहले तो कुछ लोगों ने हमें फ्री दी और हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। बाद में ख्याल आया कि ये डिमांड बढ़ रही है, इवन चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हमारे गुड़गांव के, उन लोगों की भी उस समय ज़रूरत थी। तो मैंने वो खरीद करके सबको फ्री बांटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। मैंने ये नहीं देखा है पंजाबी है या ये जाट है या यादव है या गुजर, ना, मेरे लिए वो एक हमारे राष्ट्र का नागरिक है। तो उस समय हमने लगभग 28 लाख रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर के विवेकानंद आरोग्य केंद्र, वो एक अथोराइज वेलनेस सेंटर है, वहाँ रखे। और जो भी व्यक्ति आएगा उससे नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उससे आधार कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट कि वाकई में वो पेशेंट जो है पॉजिटिव है कोविड का, हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और लिखवा लिया। क्योंकि उन दिनों में लोग ब्लैक पे बेच रहे थे कि भाई मुझे जो है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री मिला है। तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त एक ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी कोविड के दौरान, उस इंजेक्शन का नाम था एम्फोटेसिरिन, उसकी बड़ी शॉर्टेज थी। वो भी लकीली जो कंपनी है, विदेश की कंपनी है, उनका बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, वो भी एमडी मेरे मित्र थे, उनसे मैंने प्रार्थना की। तो गुरुग्राम के अंदर जिन लोगों की वो सेवा मैंने फ्री नहीं करी, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। वो मैंने इंश्योर किया कि किसी भी व्यक्ति को, बहुत लोग उन दिनों में कईयों की डेथ भी हुई थी, तो कोशिश की कि किसी भी व्यक्ति को, गुरुग्राम का हो, जो भी मेरे सर्कल में हो, उनको उस कंपनी से डायरेक्ट डिस्पैच करवाया। तो एक बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसे तो देखो काम तो बहुत हो सकते थे, लेकिन एक कहते हैं ना गिलहरी प्रयास, जो मेरे से हो पाया मैंने वो किया। तो कोविड के दिनों में जो दर्दनाक सीन थे वो कभी भूल नहीं सकते। सरकार के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, तो मेरे समधी हैं मैनकाइंड फार्मा, उनके माध्यम से मैंने उनको ला करके ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री दिए। तो ऐसे जो प्रयास हो सका हमने किया कोविड के दौरान, वो एक मानवता के नाते हमारा कर्तव्य था। चलिए बात करते हैं सर अब पोर्टल की। सरकार ने जो पोर्टल सुविधाएं दी हैं, तो इससे उद्योगपतियों को क्या लाभ हुआ है? ऐसा है जी, ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ थे, तो उन्होंने इस जो कौशल रोजगार निगम है, इसके माध्यम से एक क्राउन प्लाजा होटल के अंदर उद्योगपतियों के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मीटिंग की थी। मुझे भी उस मीटिंग में जाने का अवसर मिला। उसमें क्या है कि जो पोर्टल में एम्प्लॉयमेंट का पूरा डाटा है, जो बेरोजगार युवा है हमारे हरियाणा का, उसकी योग्यता, उसका अनुभव, वो किस फील्ड में आ सकता है, वो सब कुछ है। तो पहले वो मात्र हरियाणा गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर तक सीमित था। देखो हमारे मुख्यमंत्री महोदय की कितनी सकारात्मक सोच है। उन्होंने सोचा कि ये कोई धरोहर तो है नहीं सरकार की, हमें, हमारा उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है कि युवा को रोजगार देना, या युवा को इतना तैयार करना कि वो स्वयं का रोजगार बनाए और औरों को रोजगार दे। तो इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ा है कि वो अपनी 8 लाख का डाटा है सरकार के पास, लगभग 8 लाख बेरोजगार युवा का डाटा है। तो उस पोर्टल के माध्यम से हमारा जो उद्योग जगत है
अपने यहाँ इधर उधर अपना ढूंढने की बजाय लड़कों को नौजवानों को वो इस पोर्टल के माध्यम से हर कैटेगरी के कैंडिडेट को ढूंढ सकता है। तो सर, आप मुख्यमंत्री के कार्य को देखते हुए या उससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनको 100 में से कितने मार्क्स देंगे? ऐसा जी, मैं 100 से ऊपर देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। नहीं तो अगर मेरे से आप पूछे तो मैं तो 120 130 भी दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एक प्रथा चली आ रही है तो उसमें से मैं 1% भी काटने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे हमारे मनोहर लाल जी हों, जो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, उनके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। ये साधु भी है, ये संत भी है, ये ऋषि भी है, ये मुनि भी है, ये योगी भी है, तपस्वी भी है, तो इनके अंदर सारी समर्पण भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को नंबरिंग देने का तो मुझे अधिकार भी नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो आपके सवाल का उत्तर यह है कि 100 में से 100 दूंगा उनको। सर, अभी आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवाया है, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस वजह से शुरू किया है? ऐसा जी, उसकी प्रेरणा के 2 कारण हैं। एक तो कारण है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी। एक डेलीगेशन लेके उनके निवास पे हम गए थे, तो बात चली अध्यात्म की। उनका राजनीति के सिवा अध्यात्म में उनकी बड़ी रुचि रहती है। तो बात चली, बोले सीकरी जी आप इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट समाज के करते हो, एक ऐसा प्रोजेक्ट करो जिससे युवा जुड़े। अब इस समय क्या है, इस समय युवा जो है संस्कार विहीन हो रहा है। क्यों? हमने अपने ग्रंथों का, अपने वेदों का, अपने शास्त्रों का, अपने उपनिषदों का, अपनी नीतियों का ज्ञान जब मुझे ही नहीं है तो मैं अपने बच्चों को कैसे कराऊंगा? जबकि ये एक हमारे हर युवा का कर्तव्य है कि कुछ, अब हम हैं बाल्यकाल से, चाहे वो रामायण हो चाहे गीता हो, कहीं ना कहीं रुचि रही है। तो हमने सोचा कि भाई आज अगर किसी युवा को संस्कारवान बनाना है, उसके लिए हमारे वेद और हमारे ग्रंथ और हमारे उपनिषद ये बहुत हैं, लेकिन उनमें आज के युवा के पास समय नहीं है, क्योंकि संस्कृत भी है, कई कारण हैं। तो मन में आया, तो धनखड़ साहब से जी बात हो रही थी कि हनुमान चालीसा एक मात्र 40 चौपाइयों का है, तो छोटा सा ग्रंथ, लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट भी है, उसके अंदर भक्ति रस भी है, उसके अंदर ज्ञान रस भी है, उसके अंदर कर्मपरायणता भी है। तो उन सबको देख के मन में बस इच्छा हुई कि अब मुझे युवा को जागृत करना है। इतने बड़े शहर के अंदर 35 लाख की आबादी है, अब 35 लाख तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। एक छोटा सा प्रयास किया, एक श्याम मंदिर न्यू कॉलोनी गुरुग्राम जिसका मैं प्रधान हूँ, वहाँ से प्रयास किया। तो जब लोगों का रुझान देखा, जुड़ते 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 आज परसों शनिवार को एक कार्यक्रम था, मेरे मित्र हैं धर्मसागर जी, अपना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के प्रधान हैं, उनका फ़ोन आया कि सीकरी जी हम भी कराना चाहते हैं। श्री राम मंदिर सेक्टर 4 में आयोजन हुआ। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इन आयोजनों के अंदर युवा बहुत आ रहा है, जो मेरा लक्ष्य था, क्योंकि युवा का रुझान हो रहा है। हनुमान चालीसा मात्र पढ़ना नहीं है, उसके बाद मैं उसकी विवेचना भी करता हूँ, उसका मंथन भी करता हूँ, उसका चिंतन भी करता हूँ, उसकी समीक्षा भी करता हूँ। और जो युवा है, यदि किसी के मन में कोई शंका है, अपनी सक्षमता के हिसाब से, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, एक साधारण व्यापारी हूँ, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि उस कार्यक्रम के बाद युवा मेरे पास आए और उनकी शंका का निवारण भी करता हूँ। तो ये मुहिम चलते चलते आज 10 बैठक हो चुकी हैं। कल मंगलवार है, सुशांत लोक जहाँ मेरा निवास है वहाँ मेरे मित्रों ने आयोजन किया हुआ है। उसके अगले 9 तारीख को मोस्ट लाइकली देवता जी का मंदिर है शिवाजी नगर, वहाँ आयोजन होगा। और गड़ीहर शुरू पूनम माता। तो ये कार्यक्रम जो आपने ये सुचारू रूप से जो चला रखा है, ये कब तक चलता रहेगा इसी तरह से? ईश्वरीय कार्य ईश्वर स्वयं करता है, मैं तो करता हूँ नहीं, ना मैं साधन हूँ। बस मुझे लगता है कि अब जब तक लोग रुचि लेंगे चलता रहेगा। अभी तक 10 बैठकों के अंदर 1,15,000 हनुमान चालीसा के पाठ हो चुके हैं और आने वाले मई एंड जून की बुकिंग हो चुकी है अलग अलग स्थानों पर, शहर के अलग अलग कोने में। इसमें हर प्रकार का व्यक्ति रुचि, अब कई मंदिर सक्षम नहीं हैं, वो भंडारा नहीं कर पाते हैं, तो उनको भंडारा करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र हनुमान चालीसा का पाठ। उसके बाद अगर वो प्रसाद जो बाद में देते हैं वो भी सक्षम नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं। तो ये जो मुहिम है, ये मैं चाहता हूँ कि एक क्रांति में परिवर्तित हो जाए। मात्र यही कि युवा को हमें संस्कारवान बनाना है और लोग रुचि ले रहे हैं
और हर मंगलवार को, बल्कि इस बार तो शनिवार को भी हुआ पहली बारी, हमने हर बारी 21 बार पाठ करते हैं, इस बारी 25 बार हुआ। तो लोगों की रुचि को देखते हुए ईश्वरी कार्य है, ईश्वर स्वयं कर रहा है, मैं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बस मुझे तो प्रेरणा मिल रही है। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मेरा राष्ट्र अगर विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसमें 65% आबादी जो युवा की है, उस युवा को संस्कारवान बनाने के बाद ही, आज हम विवाह करते हैं किसी बच्चे का तो लोग क्या पूछते हैं, इसका पैकेज कितना है। पहले क्या पूछते थे, ये परिवार संस्कारवान है या नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि समय बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, लोगों के विचार बदल चुके हैं। तो उस विचारधारा को बदलने के लिए हमें इस प्रकार का मुहिम छेड़नी पड़ी। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये बड़ा सिंपल एक जो संदेश है ना, वो है राष्ट्र सर्वोपरि। आज का युवा, इवन जो मिडिल एज के या जो वृद्ध है या प्रौढ़ है, उनके लिए भी संदेश है कि राष्ट्र के, एक तो राष्ट्र सर्वोपरि, दूसरा सबको पता है कि मेरे अधिकार क्या है। घर में पानी है नहीं है, बिजली है नहीं है, सरकार से उनको क्या अधिकार है मालूम नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के युवा को ये नहीं पता कि उसके कर्तव्य कितने हैं। हमारे संविधान के अंदर जहाँ हमारे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे मॉरल राइट्स, दोनों के अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से करें तो हमारे कर्तव्य डबल है। बट किसी से पूछो, आप किसी से समाज में पूछो, वो कहे मुझे मेरे कर्तव्य नहीं पता। तो अपनी कर्तव्य प्राणता के लिए राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के झंडे के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, हमारे महिला सशक्तिकरण के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज के युवा को इतना कहना चाहता हूँ कि युवा, आपके पास ऊर्जा है और हमारे पास क्या है, अनुभव। यदि ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण कर दिया जाए तो उससे सफलता का विस्फोट होगा। सर, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप जो ये सोशल वर्क करते हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? ऐसा है कि जब तक व्यक्ति प्लान वे में काम नहीं करेगा, आप मेरे साथ आधा घंटा बैठेंगे, मैं आपके साथ आधा घंटा चलने को तैयार हूँ। मेरे एक मैनेजमेंट गुरु थे, मैं बात कर रहा हूँ 1984-85 की, जब मैं सरकारी उपक्रम में नौकरी करता था। उन्होंने मुझे ना प्लानिंग सिखाई। कहते हैं, सीकरी जी, आप मेरे पास जब भी आएंगे, चेयरमैन थे बहुत बड़ी कंपनी के उस समय, जब भी मेरे पास आएंगे बिना डायरी के नहीं आएंगे। डायरी के अंदर आपके पूरे दिन की दिनचर्या प्लानिंग होनी चाहिए। किस व्यक्ति से आपने काम लेना है, किसका आपने काम करना है, आपके पास लिखित में होना चाहिए। अब आज की इस बैठक के लिए आपने 11:30 का मेरे से समय निश्चित किया, तो आप जाके देखेंगे मेरी डायरी के अंदर लिखा हुआ है आपका नाम 11:30। तो जो व्यक्ति सुनियोजित तरीके से काम करेगा, मैं खाली सामाजिक नहीं, मैं 9 कंपनियों का स्वामित्व रखता हूँ, 9 सामाजिक संस्थाओं का पदाधिकारी हूँ, 9 फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ, 9 धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं का पदाधिकारी हूँ। हरियाणा सरकार में मेरे पास GMDA का रेजिडेंट एडवाइजरी काउंसिल का मैं सदस्य हूँ। हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट का मैं उपाध्यक्ष हूँ। भाजपा के अंदर मेरे पास पार्टी ने 2-3 और उत्तरदायित्व दे रखे हैं, स्टेट कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। तो ये 9 जो है ना, ये इसमें NO नहीं है, इसमें हाँ है। तो सकारात्मक जो आपका बर्ताव है, व्यवहार है, वो आपको सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए प्रेरणा देता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे बोधराज सीकरी जी, जिन्होंने बेबाक अपनी बातें कही, अपनी बातें साझा करी कि वो किस तरह से बिजनेस को कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ समाज सेवा में अपना कितना योगदान दे रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए। शुक्रिया।